दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हमारे साथ तो होती है लेकिन हम उन्हें ध्यान से देख नहीं पाते हैं। अब आप जैसे कि आप में से कई सारे लोगों ने प्लेन में सफर तो किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि क्यों कोई प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से होती हुई नहीं जाती है, बल्कि रास्ते को घुमाते हुए कई सारे एयरपोर्ट से होकर गुजरती है। अब हमें पता है कि आप में से अधिकतर लोग इसे सेफ्टी इश्यू कहकर अपने मन को समझा लेते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि सुरक्षा के अलावा भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो किसी भी प्लेन को पैसिफिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरने से रोकती है। और वो क्या समस्याएं हैं, चलिए हमारी आज की इस वीडियो में देखते हैं, जिसे देखने के बाद लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये पैसिफिक ओशियन का असली राज क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब आप लॉस एंजलिस से टोक्यो का टिकट बुक करेंगे तो आपको एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलेगी, और वो ये है कि आपकी प्लेन पैसिफिक ओशियन से ना होते हुए अलास्का से होकर गुजरेगी। अगर आप पहली बार इस रूट का टिकट बुक करें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद आपने गलत टिकट बुक कर दिया हो, क्योंकि जब डायरेक्ट रास्ता पैसिफिक ओशियन से होता हुआ गुजरता है तो फिर अलास्का की तरफ से घूमकर जाने की क्या जरूरत है। और अगर आप कई बार इस तरह के सफर में जाते हैं तो आपने आपके मन में ख्याल बना लिया होगा कि शायद सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया जाता हो, क्योंकि पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ऐसे में अगर प्लेन में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो उसे लैंड करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर रहेगी और कोई भी जमीनी सतह न मिलने के कारण पायलट को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो अलास्का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अब समुद्र के बीच से निकलकर अपनी जान को खतरे में डालने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि प्लेन का पैसिफिक ओशियन से ना होकर जाने का कारण सेफ्टी है, तो आप पूरी तरह तो गलत नहीं है। इसका एक कारण ये जरूर है क्योंकि कई सारे पायलट्स अपनी जर्नी में अधिक से अधिक एयरपोर्ट से होकर गुजरना चाहते हैं, ताकि अगर हल्की सी भी दिक्कत आए तो वो तुरंत लैंड करके लोगों को सुरक्षित रख सके। हालांकि जिस हिसाब से हर रोज इतनी सारी प्लेन लैंड और टेक ऑफ करती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इमरजेंसी काफी कम होती है। लेकिन अब इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि दुर्घटनाएं होती नहीं है, और इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए ही इस तरह की तकनीक अपनाई जाती है। वरना आप खुद ही सोचिए कि पैसिफिक ओशियन से करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर अगर किसी प्लेन का इंजन खराब हो जाए तो उसे कितनी भारी समस्या हो सकती है। पर अगर आप अपने जियोग्राफी के ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि सेफ्टी ही अकेला ऐसा कारण नहीं है कि प्लेन पैसिफिक महासागर से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि ऐसा करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि एयरलाइंस अपना फ्यूल और पैसा बचाती है। अब जाहिर सी बात है कि एयरलाइंस एक तरह का बिजनेस है, और बिजनेस का साफ मतलब ये है कि आप कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। जहां पैसिफिक ओशियन की तरफ से जाने में ज्यादा फ्यूल खर्च होता है और साथ ही साथ समय भी काफी लगता है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को समस्या होती है। अब आप बोलेंगे कि भला ये कैसे? पैसिफिक ओशियन तो डायरेक्ट आपको आपकी डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप मैप में जो दुनिया देखते हैं वह ग्लोब में देखी गई दुनिया से बहुत अलग है, क्योंकि मैप में आप सब कुछ प्लेन पेपर पर देखते हैं, लेकिन जब आप ग्लोब में चीजों को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अलग होती है। क्योंकि जब आप फ्लैट मैप में रास्ता देखते हैं तो आपको वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, लेकिन ग्लोब में आपको हमारी पृथ्वी का बिल्कुल सटीक आकार बना हुआ दिखाई देता है। और अगर आप इसमें लॉस एंजलिस से टोक्यो का रास्ता देखेंगे तो वो पैसिफिक ओशियन से होता हुआ गोल घूमता है, जिसके कारण अलास्का के रास्ते के मुकाबले पैसिफिक ओशियन का रास्ता ज्यादा लंबा पड़ता है। और अगर आप चाहे तो इसका एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ग्लोब में पैसिफिक ओशियन से होते हुए रास्ते को किसी रस्सी या फिर और किसी चीज से नापना है, जिसमें आप ये देखेंगे कि उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से बाहर की तरफ से रास्ता उभरा हुआ होता है, जिसकी वजह से रास्ता और ज्यादा लंबा हो जाता है। ऐसे में अगर आप कोई बड़ी सी रस्सी लेंगे और पृथ्वी का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि पोल से नापेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको करीब 40,008 किलोमीटर की रस्सी की जरूरत होगी। पर अगर आप उसी अर्थ को इक्वेटर की तरफ से नापेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको 4,072 किलोमीटर की रस्सी की जरूरत होगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा प्लेनेट अपने एक्सिस पर लगातार रोटेट करता रहता है। वैसे क्या कभी आपने किसी प्लेग्राउंड में गोल गोल घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर बैठकर घूमे हैं? क्योंकि अगर आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा कि ऐसा करने के बाद आपको चक्कर आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा है।
जिसमें बैठकर ऐसा ही लगता है कि अभी कुछ ही समय में आप बस जमीन पर गिर जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि ठीक ऐसी ही कुछ हमारी अर्थ के बिल्कुल बीच में होता है, जहां हमारी अर्थ भी बीच से ही लगातार रोटेट करती रहती है और उसकी रोटेशन स्पीड करीब 1000 मील प्रति घंटे की है। यानी कि अगर आप इक्वेटर में आने वाली किसी भी जगह पर बैठे हैं तो आप 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। ऐसे में अब आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरने में क्यों रास्ता लंबा हो जाता है, जिसके दो असली कारण कर्वेचर ऑफ द अर्थ और एक एक्स्ट्रा इक्वेटोरियल है। इसलिए 2D जो कि आप प्लेन पेपर शीट पर देखते हैं उसमें और 3D मैप में जो कि आप ग्लोब में देखते हैं उसमें बहुत अंतर है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पैसिफिक ओशियन की तरफ से होते हुए जाता ही नहीं है, क्योंकि लोग ऑस्ट्रेलिया इसी रास्ते से अधिकतर जाते हैं। वैसे प्लेन अधिकतर पानी में आने वाले तूफान की वजह से भी ओपन वाटर से होकर गुजरना नापसंद नहीं करती है, क्योंकि बारिश से भरे हुए बादल सर के ऊपर मंडराने लगते हैं तो पायलट की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि प्लेन को संतुलन में रखा जाए, वरना प्लेन के डगमगाने के कारण उसमें बैठे पैसेंजर्स को चोट भी लग सकती है। इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं जहां प्लेन तूफान की वजह से डगमगाने लगी है और पैसेंजर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और दोस्तों इसलिए हमेशा आपको ये बोल दिया जाता है कि सीट बेल्ट को टाइट से बांधकर बैठे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आपको चोट ना लगे। ऐसा कई बार जब प्लेन बड़े बड़े महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है तो उसका साफ कारण यही रहता है कि वो काफी आरामदायक सफर का फायदा उठा सके, क्योंकि जब प्लेन लैंड एरिया के ऊपर से गुजरती है तो गर्म हवा के कारण उसे टर्बुलेंस की समस्या होती है। ऐसे में लैंड एरिया के मुकाबले पानी के ऊपर प्लेन चलाने से कम टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि कई सारे प्लेन पानी के ऊपर से उड़कर आरामदायक सफर का आनंद उठाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां पानी के ऊपर से प्लेन उड़ाना मुश्किल खड़ी कर सकता है तो वही ये मुश्किलें कम करने का भी काम करता है। हालांकि अगर हम जेट स्ट्रीम के रास्ते में आने वाली दिक्कतों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी समस्या एयर करंट होता है, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड एयर करंट ट्रोपोस्फेयर जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत होती है उसके ऊपर मौजूद होता है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर मौजूद जो बॉर्डर है जहां वो उसके ऊपर वाली लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर से मिलता है उस बॉर्डर को ट्रोपोपोज कहते हैं, जहां इसका अल्टीट्यूड 4 से 12 मील के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है और इस फ्लक्चुएशन की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर में लगातार बदलाव आते रहते हैं, जिसके कारण विंड टनल बनता है जिसकी स्पीड करीब 200 मील प्रति घंटे की होती है। और इसी तरह की खतरनाक स्पीड ठंड के मौसम में अधिकतर देखने को मिलती है। वैसे जेट स्ट्रीम को और भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक दिक्कत तो क्लियर एयर टर्बुलेंस है जो कि 4 अहम जेट स्ट्रीम के किनारों पर मौजूद होता है। और दोस्तों जब इस तरह का टर्बुलेंस होता है तो प्लेन को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। हालांकि इसकी वजह से होने वाली एक्सीडेंट काफी ज्यादा रेयर हैं, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इस तरह के एक्सीडेंट होते ही नहीं है, क्योंकि 1997 में जब एक प्लेन टोक्यो से होनालुलु की तरफ जा रही थी तभी एयर टर्बुलेंस की वजह से पूरी प्लेन डगमगा गई। हालांकि समय रहते प्लेन को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन कई सारे पैसेंजर को प्लेन में डिसबैलेंस होने की वजह से काफी ज्यादा चोटें आई। ऐसे में दोस्तों प्लेन चाहे जैसे भी क्यों ना जाए, यह बात बहुत जरूरी है कि जब कभी भी आप प्लेन में सफर करें तो आप सीट बेल्ट पहन कर रखें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहां पर नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अगर आप इसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।